हेलो दोस्त, मैं विनय अपने इस YouTube चैनल CMC मिश्रा फैमिली पर आप सबको तहे दिल से स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हम चाहते हैं ना, ये सिलसिला आगे भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे देश के फ्यूचर हो। आपका ठीक होना ही हमारे देश को ठीक करता है। तो आइए दोस्त, आपके निरंतरता को आगे बनाए रखने के लिए हम उस कड़ी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, जिसे हम कल के लेक्चर में छोड़े थे। हाँ, आपसे हमारी पुरानी रिक्वेस्ट फिर से होगी कि यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हो ना, तो सबसे पहले आप हमारे इन लेक्चर को देख लो, ताकि इनसे और आज के लेक्चर से आपको रिलेट कर पाओगे और आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। हाँ मित्र, इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ और 10th क्लास से रिलेटेड हिस्ट्री की वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप उसे चाहो तो एक एक कर देख सकते हो। तो मित्र, आज मेनली रूप से हम बातचीत करने वाले हैं ना कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, या ऐसे कहें तो इटली के एकीकरण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार रहे। या मेनली रूप से आज यह बात करने वाले हैं ना मित्र, जैसे कि यह बोर्ड स्क्रीन पर हम मेंशन भी किए हैं कि इटली के एकीकरण होने से पहले इटली की क्या स्थिति थी। यदि सारी बात को मैं शॉर्टकट में कहना चाहूँ ना, तो आज मेनली रूप से हम दो टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। एक, इटली के एकीकरण होने से पहले इटली की क्या स्थिति थी। अभी की इटली जो आप देख रहे हैं ना, नहीं मित्र, यह तो एकीकरण के बाद की इटली आप देख रहे हो, जो अभी आप अपने मैप में देखोगे। लेकिन यह इटली एक कैसे हुआ, उस पर बातचीत करेंगे। और उसके बाद मित्र दूसरी टॉपिक यह है ना कि इटली के एकीकरण में किन किन कारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, या ऐसे कहें तो इटली को एक करने के लिए वह कौन कौन से कारक रहे जिससे इटली एक हुआ। तो आइए मित्र, आपका समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधे बातचीत करते हैं। हाँ, एक बात फिर बता देना चाहेंगे मित्र कि मैं अपने पुराने लेक्चर में यह बतलाया था कि जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी तो उसका प्रभाव जो है वह पूरे यूरोप पर पड़ रहा था। और इसी को परिलक्षित करते हुए मेटरनिक कहता था, मेटरनिक याद आ रही है ना मित्र? अरे वहीं ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था जिसका नाम था मेटरनिक, जो यूरोप में पुरातन व्यवस्था को बरकरार रखना चाहता था, वह कहता था कि देखना, फ्रांस जब छींकता है ना तो पूरे यूरोप को जुकाम होता है। और मित्र, आज तक ऐसे कहें तो पुराने जो भी आप यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड जो भी वीडियो देखे हैं ना, तो उसमें क्या देखे हैं कि फ्रांस की क्रांति का जो प्रभाव है ना, फ्रांस में जो राष्ट्रीयता है ना, उसका असर पूरे यूरोप पर पड़ रहा है। और आज की मित्र मैं बात करूँ ना, तो पूरे फ्रांस की क्रांति का असर जो है ना, ज़्यादातर जो है ना जर्मनी और इटली में पड़ता है। तो यह मैं पुराने लेक्चर में बताया था। तो कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति का जो प्रभाव था ना, उसे कहीं ना कहीं इटली एक हुआ। आइए उसे देखते हैं मित्र। आप यह भी जानते हैं कि 19वीं शताब्दी की पहले की बात है, जैसे कि मित्र मैं बोर्ड पर यह मेंशन किया हूँ। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही यह इटली जो था मात्र एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में था। भौगोलिक क्षेत्र कहने का मतलब कि यहाँ किसी प्रकार की कोई कॉमन आइडेंटिटीज नहीं थी, या कहें तो पूरा इटली जो था ना वह किसी एक शासन के अंदर नहीं था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे, कई सारे राजा हुआ करते थे। ऐसे कहें तो पूरे इटली पर कई सारे राष्ट्रों का भी नियंत्रण था, कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। विदेशी राष्ट्रों की बात मित्र मैं करूँ ना, तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। आप ये भी पुराने लेक्चर में ही जान चुके हैं मित्र कि इटली में किसी प्रकार का कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। कॉमन आइडेंटिटी कहने का मतलब ना वहाँ एक कोई भाषा थी, ना उसका भौगोलिक क्षेत्र एक था, ऐसा भी नहीं था। या ऐसे कहें तो वहाँ कई स्वतंत्र राजा थे या कई स्वतंत्र राजतंत्र हुआ करता था। यही कारण था कि वहाँ किसी प्रकार का ऐसा कारण मौजूद नहीं था जिसे वहाँ राष्ट्रीयता जो है, ऐसे कहें तो राष्ट्रवाद वहाँ फले फूले, ऐसा कोई कारण नहीं था। और मित्र आप यह भी जानते हैं कि 1815 की बात है, मेटरनिक इटली के कई भागों को फ्रांस के अधीन कर देता है। ऐसे कहें तो अपने अंतर्गत यानी ऑस्ट्रिया के अंतर्गत कर देता है।
हैब्सबर्ग के अंतर्गत कर देता है। यानी एक इटली पर कई सारे विदेशी राष्ट्रों का भी नियंत्रण स्थापित कर देता है। जैसा कि मित्र मैं पुराने लेक्चर में बतलाया था कि इटली का ही प्रदेश होता है सिसिली और नेपल्स, जिसको बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया जाता है। रोम का जो क्षेत्र होता है या रोम के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे पोप को दे दिया जाता है। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है। परमा मेडोना टस्कनी जो है हैब्सबर्ग, अभी जो जर्मनी के बारे में आगे मित्र बात करेंगे, उसे दे दिया जाता है। और जनेवा और सार्डिनिया पीडमोंट के राज्य में मिला दिया जाता है। यानी मित्र 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो है ना, इटली कई स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ होता है और उन स्वतंत्र राज्यों पर कई विदेशियों का भी आक्रमण या कहें तो कई विदेशियों के शासन के अंदर पूरा इटली होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह पूरे इटली को एक करना या एक साझे तौर पर पूरे इटली को एक मंच पर लाना कितना असंभव की बातें होती है। मित्र पुराने लेक्चर में आप यह भी देख चुके हैं कि उस समय पूरा यूरोप जो था, जैसे मैं फ्रांस के परिक्षेप में बात करूं तो पूरा यूरोप जो था कहीं ना कहीं चर्च के दबाव में भी रहता था, धर्म से ओतप्रोत रहता था। तो उससे अछूता इटली भी नहीं रहता है। इटली की अभी जो वर्तमान राजधानी आप रोम देख रहे हैं ना मित्र, यह समझ जाइए कि पादरियों का एक बहुत पवित्र स्थल पहले भी था और आज वर्तमान में भी है। तो कहीं ना कहीं पोप का भी नियंत्रण इटली पर था और पोप हमेशा चाहते थे कि इटली का जो एकीकरण है ना, इटली का जो एक होने की बात जो है ना, वह धर्म से हो या नहीं कि किसी शासक के अंदर हो या राष्ट्रवाद से आगे बढ़े। तो मित्र ये सारी परेशानियां थी इटली के एकीकरण से पहले। एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी। तो आप कहेंगे इटली के एकीकरण में भौगोलिक तो बाधाएं थी ही, लेकिन साथ साथ इटली में विदेशियों का भी दबदबा था। ऐसे कहें तो इटली के जो स्वतंत्र राज्य थे वह कई थे और उन पर दबाव मेनली रूप से कहें तो फ्रांस का था, ऑस्ट्रिया का था, जर्मनी का था। ऐसे कहें तो फिर से मित्र बात करें तो ऑस्ट्रिया का था। इन सब का दबाव था और यह कभी नहीं चाहते थे कि इटली में राष्ट्रवाद बढ़े, इटली जो है इटली एक साझे इतिहास के अंदर आए या एक शासन के अंदर आए, यह कभी नहीं चाहते थे। तो इन सारी समस्याएं जो थी ना, वह कहीं ना कहीं इटली को तोड़ती जा रही थी या ऐसे कहें तो इटली में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ने में रोके जा रही थी। तो मित्र मैं आशा करता हूं कि मैं आपको यह बता पाया ना कि इटली के एकीकरण से पहले इटली की क्या स्थिति थी या ऐसे कहें तो इटली के एकीकरण में कौन कौन सी समस्याएं थी। फिर से इसे संक्षिप्त में बता देना चाहेंगे। इटली के एकीकरण की बाधाएं यही थी, भौगोलिक क्षेत्र की तो बाधाएं थी ही, क्योंकि इटली भौगोलिक रूप से भी अलग थलग पड़ा हुआ था। यहाँ किसी प्रकार का कोई सजा ना इतिहास था, ना सजा धर्म था, ना सजा शासन के अंतर्गत आता था, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे कहें तो इटली पर विदेशियों का भी दबदबा था। ऐसे कहें तो विदेशी राष्ट्र की बात मैं करें तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया का दबदबा था। और ऑस्ट्रिया के चांसलर का तो आप सोच जान ही चुके हैं पुराने लेक्चर में, क्योंकि वह कहता था जो भी हो रहा है, जैसे हो रहा है, जो दिख रहा है उसे वैसा ही होने दो, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करो, क्योंकि परिवर्तन का दूसरा नाम ही क्रांति है और क्रांति एक घाव की तरह है, इसे दबाना ही चाहिए, मिटाना ही चाहिए। और इसी से ओत-पोत कर करके वीना का सम्मेलन 1815 में होता है और उसमें मित्र इटली को कई भागों में, ऐसे कहें तो नेपोलियन का युद्ध जो इटली को एक करने की कोशिश किया जाता है, उसे फिर से कई भागों में तोड़ मरोड़ दिया जाता है ताकि इटली में दूर दूर तक राष्ट्रवाद पनपे नहीं, राष्ट्रवाद की भावना आए नहीं और इटली एक हो नहीं। तो मित्र मैं आशा करता हूं कि मैं आपको यह समझा पाया इटली के एकीकरण में कौन सी बाधाएं थी या इटली के एकीकरण होने से पूर्व इटली की क्या स्थिति थी। अब मित्र हम बात करने वाले हैं ना कि इस एकीकरण आखिर वह कौन सा कारण रहा जिसे इटली जो है एक होने के लिए अग्रसर हुआ, या ऐसे कहें तो इटली के एकीकरण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेवार रहे,
तो मित्र मैं इसे भी बोर्ड पर मेंशन किया हूँ। हाँ, आप यदि चाहें इस पर डीप नॉलेज इकट्ठा करने के लिए ना, तो आप अपना बुक जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि बुक मित्र जो होता है ना, वह एक प्रकार का क्या कहें तो ज्ञान का सागर होता है। आप उसमें यदि गोता लगाएंगे तो परिपूर्ण ज्ञानी बनेंगे। तो आइए मित्र हम बताते हैं एकीकरण के लिए कौन कौन से कारक मौजूद रहे। तो आपके जानकारी के लिए मित्र मैं बताऊं कि 19वीं सदी के आरंभ से ही राष्ट्रीयता का विकास जो है पूरे यूरोप में चल रहा होता है, और इससे इटली बिल्कुल अछूता नहीं रहता है। इटली में भी राष्ट्रवाद देखने को मिलता है। फ्रांस की क्रांति का कहीं ना कहीं प्रभाव जो है इटली पर भी पड़ता है। और आप जानते हैं मित्र कि जब फ्रांस के शासक के विरुद्ध या फ्रांस के सामंतों के सामंतवादी नीतियों के विरुद्ध या वहाँ के कुछ विशेष लोगों के विशेषाधिकारों के विरुद्ध जब वहाँ की आम जनता आंदोलन करती है, तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पर पड़ता है और विशेष कर करके इटली पर पड़ता है। और इटली भी जो स्वतंत्र कई राज्यों में बटा होता है, या कहीं कहें तो वहाँ के भी शासक इटली के आम जनता के लिए जो शोषण का काम कर रहे होते हैं, उससे ऊब कर करके, उससे तंग आकर के वहाँ की जनता भी जो है फ्रांस के सम्राट के विरुद्ध जैसे वहाँ की आम जनता करती है, उस तरह से ये लोग भी आंदोलन करने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे कहें तो फ्रांस की क्रांति का भी असर जो है वह पड़ता है इटली के एक करने में। और मित्र एक बात मैं कहूँ ना, तो फ्रांस में जानते हैं कि नेपोलियन जब सम्राट होता है तो वह फ्रांस को एक राष्ट्र बनाता ही बनाता है, लेकिन वह अपने युद्धों के माध्यम से फ्रांस के आसपास के जो राज्य, छोटे छोटे राज्य होते हैं, उन्हें भी वह अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करता है। और इसी परिक्षेप में मित्र वह इटली को जीतता है अपने सैन्य बल के आधार पर। ऐसे कहें तो सैन्य बल के मजबूती के आधार पर वह इटली को भी जीतता है। और जो इटली छोटे छोटे कई भागों में बटा रहता है, उसे मेनली वह 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसे कहें तो 3 गणराज्यों में उसे विभाजित करता है, जिसका नाम मित्र सिसपाइन गणराज्य होता है, लिगुलियन गणराज्य होता है और ट्रांसपेडन गणराज्य होता है। अब आप जरा सोचें कि जो इटली कई भागों में था, कई भागों में विभाजित था, इटली पर कई लोगों का शासन था, अब मेनली रूप से उसे 3 भागों में डिवाइड करता है, 3 पार्ट में डिवाइड करता है। और कहें तो पूरे शासन को जो है ना, इटली के पूरे शासन को जो है ना अपने अंडर में लेकर के आता है। और मित्र आप जानते हैं कि जब एक शासन के अंदर लोगों का समूह आता है तो उसमें राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है, या ऐसे कहें तो राष्ट्रवाद की भावना वो उसमें प्रस्फुटित होती है और एक दिन वहीं राष्ट्र का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं नेपोलियन का जो सैन्य बल है, या ऐसे कहें तो नेपोलियन का जो युद्ध है, या इटली का जो गणराज्य के रूप में जो डिवाइड करता है, वह कहीं ना कहीं इटली को एक करने की ओर अग्रसित करता है, या कहीं ना कहीं एक होने के लिए प्रेरित करता है। मित्र आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं कि नेपोलियन का जो विजय होता है, नेपोलियन का विजय होने के बाद इटली पर वह सिसपाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडन गणराज्य में तो डिवाइड कर देता है। लेकिन आप जानते हैं कि 1815 की बात है, जब वीना सम्मेलन समझौता होता है, तब मेटरनिख फिर से इटली को क्या करता है, वो पुरानी स्थिति को फिर से बरकरार रखता है जो कि नेपोलियन के युद्ध से पहले था। लेकिन वहाँ की जनता जो है, वहाँ की जनता जो है इस बात को समझती है, और राष्ट्रवाद जो है इटली में भी फलने फूलने लगता है। और इसी का कारण होता है मित्र कि इटली के अंदर कई प्रकार के गुप्त संगठन बनते हैं। और एक गुप्त संगठन की नाम मित्र मैं बताऊं ना, कार्बोनरी रहता है। और मित्र मैं आगे बात करूंगा कि हाँ कार्बोनरी से कैसे मेजनी जुड़ते हैं। तो कई प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन करने के लिए कई प्रकार के संगठन बनते हैं, और उन संगठनों का उद्देश्य यह रहता है कि इटली में जो राजा महाराजा हैं उन्हें छापामार युद्ध कर करके उन्हें समाप्त कर वहां पर गणतंत्र स्थापित करना। तो कहीं ना कहीं मित्र यह राष्ट्रवाद जो है इटली के लिए जो है एक करने का काम करता है। और मित्र एक बात और मैं बताऊं, 1815 की ही बात है, इटली का ही 2 राज्य होता है जिसे पीडमोंट और सर्डेनिया, इसको एक किया जाता है 1815 में।
ऐसे इसका उद्देश्य, मेटरनिक का उद्देश्य तो यहाँ पर राष्ट्रवाद को बढ़ाना नहीं होता है, लेकिन यह होता है कि हाँ, इसे एक करने के बाद यहाँ राष्ट्रवाद जो है फले फूलेगा नहीं, लेकिन मित्र इसका विपरीत रिजल्ट निकलता है। और ऐसे कहें तो यह दो राज्य, ये आपको पिडमोंट और सार्डिनिया एक होने के बाद यहाँ काफ़ी विकास होते हुए दिखता है, और इसी का असर बाकी जो इटली होता है, ऐसे कहें तो उत्तरी इटली, मध्य इटली और नीचे वाले इटली, हम चाहेंगे मित्र आप इसे मैप जरूर देखेंगे, और मैप में आप पिडमोंट और सार्डिनिया जरूर खोजेंगे, फिर से आप सिसिली, नेपल्स जरूर देखेंगे, रोम देखेंगे, लोम्बार्डी, वेनेशिया देखेंगे, पार्मा, मेडोना, टस्कनी, जेनेवा और सार्डिनिया जरूर देखेंगे। तो 1815 में यह जब दो एक साथ जुड़ते हैं और इसका प्रभाव अच्छा होता है, और इससे ओतप्रोत होकर के बाकी इटली के जो और राज्य होते हैं वो भी एक होने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं एकीकरण में जो है यह 1815 का जो पिडमोंट और सार्डिनिया को जो एक मिलाया जाता है, यह कहीं ना कहीं इटली को एक करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। और मैं मित्र गुप्त दल के बारे में बताया ही था। गुप्त दल जैसे मित्र मैं बात करूं तो एक कार्बोनरी का गठन होता है, जिसका उद्देश्य यह रहता है कि हाँ, छापामार युद्ध कर करके जो राजतंत्र हैं, जो राजा हैं, उन्हें समाप्त करना और वहाँ गणतंत्र स्थापित करना। तो यह जो गुप्त आंदोलन होते हैं, यह भी कहीं ना कहीं इटली के एकीकरण में इनकी अहम रोल होती है। और मित्र आगे हम देखेंगे ना, जब भारत का राष्ट्रवाद पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि हमारे भारत में भी जो क्रांतिकारी थे वह कई प्रकार के गुप्त संगठन बनाए थे, जिसके बदौलत यहाँ के अंग्रेजों को भगाने में उन्हें सफलता मिली। तो मित्र आगे अपने जब भारत के राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। उसके बाद मित्र मैं बात करूँ ना, तो मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, विक्टर एमनुअल, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऐसे कहें तो इटली के एकीकरण में जो है ना, इन चार लोगों का योगदान, जिस तरह भारत में पटेल को नहीं भुलाया जा सकता, भारत में गांधी को नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि इन लोगों ने अखंड भारत को बनाया या भारत को जोड़ने का काम किया, भारत को एक करने का काम किया। ठीक उसी तरह से मित्र या इटली में जो है मैजनी हो गए, काउंट काबूर हो गए, गैरीबाल्डी हो गए और विक्टर एमेनुअल हो गए, यह लोग भी, इन लोग का उदय भी जो है वह कहीं ना कहीं इटली को एक करता है। कहीं ना कहीं नहीं मित्र, 100% यदि इटली का एकीकरण हुआ, यानी इटली एक शासन के अंदर आया, यानी इटली की जो आप वर्तमान परिदृश्य देख रहे हैं उसमें इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे कहें तो इन लोगों के बगैर इटली का एकीकरण संभव था ही नहीं। तो मित्र मैं आशा करता हूं कि मैं इस टॉपिक को भी बता पाया कि कौन कौन से ऐसे कारण रहे जिससे वह इटली एक हुआ। फिर से मित्र मैं बता देना चाहूँगा थोड़ा सा संक्षेप में, इटली के एकीकरण होने में निम्न हम 4-5 कारकों से जान सकते हैं, या 4-5 कारण ऐसे रहे जिससे इटली एक हुआ या इटली का एकीकरण हुआ। पहला यदि कारण के मित्र मैं बात करूं तो वहाँ राष्ट्रवाद फला फूला, इसके चलते इटली एक हुआ। फ्रांस की क्रांति का असर जो है वह पड़ रहा था, यह दूसरा कारण मान सकते हैं। उसके बाद नेपोलियन ने जो इटली के प्रदेश को जीता और उसे 3 गणराज्यों में विभाजित किया, तो कहीं ना कहीं जो कई भागों में बटे हुए थे, या कहें तो कई विदेशियों का जो दबदबा था वह अब 3 भागों में बटा, या ऐसे कहें तो एक शासन के अंदर आया। और नेपोलियन की मित्र मैं बात करूँ ना, तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे कहें तो यातायात को भी बहुत चुस्त दुरुस्त बनाया, यानी इटली में एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत कम से कम समय लग सके। इससे भी कहीं ना कहीं इटली एक हुआ और इटली की समस्याएं एक हुई, इटली की भाषाएं एक हुई और इटली एकीकृत हुआ। और आगे की मित्र मैं बात करूं ना, तो 1815 में 2 राज्य को मेटरनिक अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक किया, लेकिन कहीं ना कहीं एकीकरण में इसका भी अहम योगदान रहा, वह पिडमोंट और सार्डिनिया का एकीकरण जो था। उसके बाद मित्र मैं बात करूं ना, तो 1820 में कुछ राज्य ऐसे थे, यानी जब आप जानते हैं मित्र, जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी 1830 की क्रांति, तो क्या इटली वाले सो तो नहीं रहे थे। यहाँ के भी जो आम जनता थी वह अपने आंदोलन को तेज कर रही थी, और इसी आंदोलन का लाभ
उठाता है मेजनी। और मेजनी तो एक बार 1830 के क्रांति से इतना प्रभावित होता है ना कि वह मध्य इटली को और उत्तरी इटली को एक करने के लिए जो है ना आगे बढ़ता है, लेकिन मेटरनिख के द्वारा उसके आंदोलन को दबा दिया जाता है, ऐसे कहें तो कुचल दिया जाता है और मेजनी को वहां से पलायन होना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो मित्र, मैं आपको यह बता पाया ना कि एकीकरण के ये कौन कौन से कारण हैं। गुप्त दल भी अपनी अहम रोल निभाता है। और यह मेजनी की बातें मैं जो कर रहा हूँ ना, यह मेजनी मित्र कहीं ना कहीं कार्बोनरी से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे कहें तो इसके हेड जो होते हैं ना वह मेजनी ही होते हैं। और एकीकरण में जो है मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर एमनुअल का यह बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मित्र, आगे के लेक्चर में हम मेजनी के बारे में पढ़ेंगे, काउंट काबूर के बारे में पढ़ेंगे, गैरीबाल्डी के बारे में पढ़ेंगे और विक्टर एमनुअल के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, आपसे हमारी रिक्वेस्ट एक फिर से होगी कि आप इटली के मैप को जरूर देखेंगे। यदि मैप है, मैं तो बोला था कि एटलस भी रखेंगे, उसमें इटली को आप जरूर देखेंगे। अगर नहीं देखना चाहे ना तो आप अपने गूगल पर भी सर्च कर करके इटली वाले मैप को देखेंगे। और मेन रूप से मित्र उसमें आप पीडमाउंट को खोजेंगे, सार्डिनिया को खोजेंगे, फिर से सिसिली, नेपल्स को देखेंगे, रोम को देखेंगे, लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मेडोना, टस्कनी को देखेंगे, ताकि आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो सके। तो मित्र, कल के लेक्चर में हम बात करेंगे मेजनी के बारे में। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत सत नमन। ओके, बाय, थैंक्स।